नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी री एग्ज़ाम पीटी 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है वॉल्यूम 3 का। इसका पहले वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 5 तक अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। और इसमें 150 प्रश्न है। 150 में से आप सभी लोग कितना क्वेश्चन सही करते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए, आपका एग्ज़ाम डेट आ गया है, तो अब जो है आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिए पढ़ने पर, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री, करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल, साइंस, इन सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और आप लोग टेस्ट में कितने क्वेश्चन सही करते हैं उसके बारे में आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बजट 2022-23 में जो है वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना लगाया गया है? तो 16,61,196 करोड़ रुपया लगाया गया है। साथ ही आपको याद रखना है कि 2022-23 के लिए जो राजकोषीय घाटा है कितना प्रतिशत रखने का अनुमान लगाया गया है? तो 6.4% तक रहने का अनुमान लगाया गया है। जबकि सरकार का लक्ष्य है कि 2025-26 तक जो है जो राजकोषीय घाटा है इसे 4.5% से नीचे लाया जाए, सरकार का लक्ष्य है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों में कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का विकास किया जाएगा? तो 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का विकास किया जाएगा। और पहला कहाँ पर किया जा रहा है? तो आसनसोल डिवीज़न में जो है थापर नगर रेलवे स्टेशन के पास में किया जा रहा है, जो झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट है, इसी में एक पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा कि केंद्रीय बजट के अनुसार जो है अगले 3 वर्षों में कितने नए वंदे भारत ट्रेन का विकास और उसका विनिर्माण किया जाएगा? तो 400 जो है वंदे भारत ट्रेन का विकास और उसका विनिर्माण किया जाएगा। ये अनाउंसमेंट किया गया है केंद्रीय बजट 2022-23 में। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान लगाया गया है? तो अनुमान लगाया गया है 3.9% का। 3.9% के दर से जो है वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इसे दोबारा आप देख सकते हैं एक बार। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान लगाया गया है? तो 3.9% की दर से जो है वृद्धि रहने का अनुमान लगाया गया है। देखिए, कुछ और बेचने के लिए आ गया। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अस्थिर मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार जो है अस्थिर कीमत पर जो है बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो अस्थिर कीमत पर हो जाएगा 33,143 रुपया। अगर बोलेगा कि चालू कीमत पर कितना होगा, चालू कीमत पर, तो 50,555 रुपया होगा। 50,555 रुपया होगा बिहार के प्रति व्यक्ति आय। अस्थिर कीमत कितना होगा? 33,143 रुपया होगा अस्थिर कीमत पर। बिहार बजट 2022-23 में चर्चा में रहा मुंडेश्वरी पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अपने चैनल पर जो है बजट का वीडियो अपलोड है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है? तो कोविडशील्ड का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एक और वैक्सीन है कोवोवैक्स, जो कोवोवैक्स है इसका भी निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद है कोवैक्सीन। जो कोवैक्सीन है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो भारत बायोटेक और आईसीएमआर के सहयोग से जो है कोवैक्सीन का निर्माण किया गया है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर के सहयोग से विकसित किया गया है। उसके बाद देखें कोर्बोवैक्स, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा किया गया है। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा किया गया है कोर्बोवैक्स वैक्सीन का निर्माण। शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी गौतम बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण बिहार में कहाँ पर किया जा रहा है? इसे दोबारा देखिए। शयन मुद्रा में, सोई हुई मुद्रा में जो है भारत की सबसे बड़ी गौतम बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण बिहार में कहाँ पर किया जा रहा है? तो बोध गया में किया जा रहा है, जो गया के नज़दीक स्थित है।
हाल ही में चर्चा में रहे बिहार के खिलाड़ी शकीब उल गनी का संबंध किस खेल से? तो इनका संबंध क्रिकेट से है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो चेन्नई में स्थापित किया गया है भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र। उसके बाद आपको याद रखना है कि भारत में कितनी आर्द्र भूमि है? तो 75 आर्द्र भूमि है। पहले कितना था? 49, उसके बाद फिर 5 बढ़ा, उसके बाद 10 बढ़ा, उसके बाद 11, टोटल आपके 75 आर्द्र भूमि आपके भारत में स्थित है। उसके बाद आपको बताना है कि भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि कौन है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि कौन है। हाल ही में चर्चा में रहा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है इसके बारे में याद रखिएगा कि 53वां टाइगर रिजर्व बना है कौन? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। आज से लग रहा है ना कि सब्जी बेचने वाला जो सामान बेचने वाला है ना बहुत ज़्यादा आ गया है गली में। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है। किस नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं। 25वें नंबर के हैं। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो माधवीपुरी बुच को, माधवीपुरी बुच को नियुक्त किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो माधवीपुरी बुच को नियुक्त किया गया है। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देखिए कौन सा कथन सत्य है। ये जो सूचकांक है यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है तो गलत है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत को 140वां स्थान दिया गया, ठीक है। इसमें आइसलैंड को जो है पहला स्थान दिया गया है, तो ये भी ठीक है। आपसे सत्य कथन बोला था तो 2 और 3 आपके सत्य हो जाएंगे, तो केवल 2 और 3, तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देखिए ये टूर्नामेंट जो है 24 अप्रैल से 3 मई तक हरियाणा में आयोजित किया गया, तो ये गलत है। हरियाणा में नहीं, कहाँ पर होता है? ये आपके कर्नाटक के बेंगलुरु में होता है। कहाँ पर होता है? कर्नाटक के बेंगलुरु में होता है। कर्नाटक के आपके बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाता है, बेंगलोर, ठीक है। उसके बाद देखिए पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी को जो है 20 पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त होता है, तो सही बात है। जो जैन यूनिवर्सिटी कहाँ का है? ये आपके कर्नाटक का यूनिवर्सिटी है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है 17 पदक के साथ दूसरे स्थान पर है, तो ये भी कथन आपका ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा और 2 और 3 आपकी ठीक हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन बन गई है? तो इंडिगो बन गया। कौन बन गया है? इंडिगो बन गया है। आपसे पूछा जा सकता है SBAS, अमेरिका और जापान के बाद जो है भारत अपनी SBAS प्रणाली रखने वाला जो है दुनिया का तीसरा देश बन गया। इसे नोट कीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और जो यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया कि स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइंस आपकी इंडिगो है। ये लैंडिंग कहाँ पर किया गया था? तो राजस्थान राज्य में ये लैंडिंग किया गया था। राजस्थान के किशनगढ़ में लैंडिंग किया गया था इंडिगो के द्वारा। नेक्स्ट है इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 भारतीय महिला खिलाड़ी ने जो है 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो किसके द्वारा जीता गया है? निकहत जरीन के द्वारा जीता गया। इसे दोबारा देखिएगा, इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीता है? तो निकहत जरीन ने जीता है। बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने जीता है। किसे हराकर जीता है? तो चीन को हराकर जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने 8 साल बाद भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच जो है रेल सेवा का उद्घाटन किया है? ये 67th बीपीएससी के लिए VVI है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने किन स्टेशनों के बीच जो है रेल सेवा का उद्घाटन किया है? तो जयनगर से कुर्था के बीच में, जयनगर से कुर्था के बीच में किया। इसे नोट कीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन आपके सम्मिलित नहीं है? तो देखिए कौन सम्मिलित नहीं है। गौ अभयारण्य योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया, बिल्कुल ठीक है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया, ये भी ठीक है। हॉबी हब योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया, ये गलत है। दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया, दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद है कि मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया, ये ठीक है। तो गलत कौन हो जाएगा? सी आपकी गलत हो जाएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021 के लिए संत वनमा ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को किस भाषा के लिए दिया गया है? संत वनमा ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को जो है किस भाषा के लिए दिया गया है? तो कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। किस भाषा के लिए दिया गया? कोंकणी भाषा को लिए दिया गया है। साथ ही आपको याद रखना है 30वां जो है व्यास सम्मान, 30वां व्यास सम्मान किसे दिया गया था? तो शरद पगारे को दिया गया था, शरद पगारे को दिया गया था। उसके बाद है 31वां जो है व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो असगर बजाहत को दिया गया है, असगर बजाहत को दिया गया है। ठीक है, देखिए जो ये प्रैक्टिस सेट है एरिया वाला, कम से कम अगर 150 क्वेश्चन ध्यान से अगर हम ना सोल्व करें तो हर बार जो है कम से कम 3-4 गलती तो हो ही जाए, हर बार 3 से 4 गलती हो, तो उसको क्या होता है बहुत बारीकी से पढ़ना होता है। ठीक है, तो उस कारण क्या होता है कि सेट अपलोड होने में टाइम लग जाता है, बाकी और भी चीज़ पढ़ना होता है इसीलिए। हाल ही में माउंट हैरियट, हाल ही में जो है माउंट हैरियट का नाम बदलकर जो है माउंट मणिपुर रख दिया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है। दोबारा देखिएगा, हाल ही में माउंट हैरियट का नाम बदल के जो है माउंट मणिपुर रख दिया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका थीम है इन्वेस्ट इन योर प्लैनेट, इन्वेस्ट इन योर प्लैनेट। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सर हासिल की है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सर हासिल की है? तो कौन बनी है? बैजू बनी है, बैजू कंपनी बनी है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया? तो जो हेमानंद बिस्वाल थे किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री थे, उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना, लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर स्थित है? तो यमुना नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर स्थित है। और जो लखवार प्रोजेक्ट है इससे 6 राज्य को लाभ मिलेगा। कौन कौन से राज्य को? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा को लाभ मिलेगा लखवार प्रोजेक्ट से। 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया है। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल, 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 2026 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इटली में आयोजित किया जाएगा। 2022 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? तो चीन के बीजिंग में हुआ था। और इसका शुभंकर क्या था? तो विंग ड्वेन इसका शुभंकर था। भारत इजराइल और यूएस ने किस देश के साथ मिलकर जो है एक नया चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया है? तो I2 और U2, इसमें जो है 4 कंट्री हैं,
इंडिया इजराइल, उसके बाद यूएसए और यूएई, तो डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, सऊदी अरब अमीरात। पिनाक क्या है? पिनाक क्या है? एक प्रक्षेपास्त्र है, हेलीकॉप्टर है, एक सुपर कंप्यूटर है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। क्या है? तो पिनाक जो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। इसके बारे में आपको याद रखना है कि 44 सेकेंड में जो है 44 सेकेंड में जो है 12 रॉकेट को छोड़ सकता है। कौन? पिनाक। बिहार में किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो बिहार में जो है किसान सभा का गठन 1922-23 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। बिहार कौमी सेवा दल, बिहार कौमी सेवा दल का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1921 में जो है बिहार कौमी सेवा दल का गठन किया गया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के पहले अधिवेशन 1908, जो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन है कब होता है? 1908 में होता है। तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो जो पहला अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता जो सैयद हसन इमाम के द्वारा किया गया था, सैयद हसन इमाम के द्वारा किया गया था। जबकि जो एरिट्रिया है इनके द्वारा आंसर दिया गया है सर अली इमाम, लेकिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। और इसके सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण सचिव थे। ये दोनों याद रखिएगा, पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। बिहार स्पेशल हिस्ट्री पर जो है अपने चैनल पर एक वीडियो है, बिहार के जो मॉडर्न हिस्ट्री है उस पर 1 घंटा का, उसे आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा तो बिहार का जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आप लोग जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा, बिहार स्पेशल करके प्लेलिस्ट होगा। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? तो वंदी कैदी का प्रकाशन होता था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है भील विद्रोह से प्रभावित था? तो पश्चिमी घाट जो है भील विद्रोह से प्रभावित था। 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने कहा था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था? किसके द्वारा बोला गया था कि जो 1857 का विद्रोह है ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह है? यह बोला गया था सर जॉन लॉरेंस के द्वारा, सर जॉन लॉरेंस के द्वारा बोला गया था। और साथ ही आपको याद रखना है कि बेंजामिन डिज़रेली और अशोक मेहता के द्वारा बोला गया था 1857 की क्रांति के द्वारा कि यह क्या है? यह राष्ट्रीय विद्रोह, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एएमजी रानाडे के द्वारा किया गया था, एएमजी रानाडे के द्वारा किया गया था। और जो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस है इसकी स्थापना कब होता है? तो 87 में 1887 में इसकी स्थापना किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है? तो मुंबई में किया जाता है। ढाका में 1905 में जो है अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो पुलिन दास के द्वारा किया गया था। एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था पी मित्रा। तो पी मित्रा आपके ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है 1935 के भारत शासन के अधिनियम में शामिल नहीं है? तो देखिए कौन शामिल नहीं है। केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया, शामिल है। बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया, ठीक बात है। एक संघीय न्यायालय की स्थापना, ये भी ठीक है। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी तो 1935 के अधिनियम से, तो ये भी ठीक है। तो सारे कथन आपके ठीक है, कोई भी कथन गलत नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष गोवा पर अधिकार किया गया था? तो 1510 ईस्वी में किया गया था, 1510 ईस्वी में किया गया था। और आपको याद रखना है कि जब पुर्तगाली के द्वारा गोवा छीना गया तो उस समय गोवा पर किसका अधिकार था? तो बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह का इस पर अधिकार था। निम्नलिखित में से किसकी उपाधि दुर्रे दुरानी थी? निम्नलिखित में से किसकी उपाधि जो है दुर्रे दुरानी थी? युग का मोती। तो अहमद शाह अब्दाली को जो है
दुर्रे दुरानी उपाधि दिया गया था। अहमद शाह अब्दाली जो है दुर्रे दुरानी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को मार्क्यूस की उपाधि प्रदान की गई है? तो किसे प्रदान किया गया है? दोबारा देखिएगा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को जो है मार्क्यूस की उपाधि प्रदान की गई है? ये प्रदान किया गया है लॉर्ड वेलेस्ली को प्रदान किया गया है। 1936 में गठित नियमर समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? 1936 में गठित जो है नियमर समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय संबंध में सुझाव देना। इसका उद्देश्य था केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो है वित्तीय संबंध में सुझाव देना नियमर समिति का उद्देश्य था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1875 में किया गया था। और आपको याद रखना है कि शुरुआत में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का जो आर्य समाज है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था शुरुआत में? तो बम्बई में था शुरुआत में, लेकिन बाद में जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लेके चल जाते हैं? लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में चला जाता है इसका हेडक्वार्टर आर्य समाज का। संस्थापक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? तो सर सैयद अहमद खां थे। प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने की? तो एन.जी. रंगा के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1938 में किया गया। वंदे मातरम उर्दू में एवं दीपपुल अंग्रेजी में है। तो वंदे मातरम एवं दीपपुल पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। बेलूर सिपाही विद्रोह कब होता है? 1806 में होता है। किस समय मद्रास का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। और साथ ही आपको याद रखना है कि 1828 में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। और आपसे अगर पूछा जाएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। ये दोनों पॉइंट को नोट कीजिएगा। साथ ही सती प्रथा है किसके समय में समाप्त होता है? तो विलियम बेंटिंक के समय में समाप्त होता है। जतिन दास नामक एक क्रांतिकारी की मृत्यु कितने दिनों के भूख हड़ताल के पश्चात होती है? तो 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद जो है जो जतिन दास हैं इनकी मौत हो जाती है। कांग्रेस पार्टी के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। कब बनते हैं? तो 1888 में। कहाँ पर? तो इलाहाबाद में। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कहाँ पर होता है? तो बम्बई में होता है। दूसरा कहाँ पर होता है? तो दूसरा कोलकाता में होता है। तीसरा कहाँ पर होता है? मद्रास में होता है। चौथा कहाँ पर होता है? इलाहाबाद में होता है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। जो हंटर कमीशन है इसके पन्ने दर पन्ने को निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो हंटर कमीशन है इसका गठन किस लिए किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राष्ट्रीय आंदोलन से है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। जो आपके जिया तरंग आंदोलन है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यदुनाग और रानी गैंडेलिनो के द्वारा किया गया था। जिया तरंग आंदोलन का नेतृत्व। ठीक है, इसे नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
निम्नलिखित घटनाओं को जो है कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है तो चुन लीजिए। नेहरू रिपोर्ट कब आता है? नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में आता है। गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो 5 मार्च 1931 को होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 को होता है। भगत सिंह को फांसी कब पड़ता है? तो 23 मार्च 1931 को पड़ता है। तो सबसे पहले इसमें से कौन घटना घटता है? नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो 1928 में किया गया। कहाँ पर किया गया? दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में किया गया था। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जो है हक ए सब्र नामक एक नवीन सिंचाई कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने जो है अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, युग का विजेता एवं जनता का चरवाहा कहा है? तो किसके द्वारा बोला गया है? अमीर खुसरो के द्वारा बोला गया है। शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? तो शेर शाह ने जो है अपने संपूर्ण साम्राज्य को जो है 47 सरकारों में विभाजित किया था। दक्षिण भारत के किस राज ने मुगलों की संधि के पश्चात जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी? से दोबारा देखिएगा, दक्षिण भारत के किस राज्य से मुगलों की संधि के पश्चात जो है जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी? तो ये संधि हुआ था किसके साथ? अहमदनगर के साथ में, ठीक है। अहमदनगर के संधि के बाद जो है जो खुर्रम है उसे जहांगीर की उपाधि दी गई। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा दिया जा। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में कौन सा अधिकारी ऐसी आज्ञाओं को लिखता है जिस पर सम्राट के मोहर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी? तो परवांची, जो परवांची अधिकारी है ऐसी आज्ञाओं को लिखता है जिस पर सम्राट की मोहर की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है बितिकची। जो बितिकची है इसका क्या काम था? तो इसका काम है दरबार की सभी घटनाओं एवं खबर लिखने का काम करता था बितिकची। मुशरिफ, इसका क्या काम था? तो राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखना काम था मुशरिफ का। स्वानिध निगार का क्या काम था? तो इसका काम है समाचार लिखना। बौद्ध संघ में जो है भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा किस स्थान पर दिया गया? तो वैशाली में दिया गया। पहली बार वैशाली में दिया जाता है आनंद के कहने पर। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कलचुरी वंश की स्थापना निम्न में से किसने की? जो कलचुरी वंश है इसकी स्थापना कोकल के द्वारा किया गया है। राजधानी कहाँ पर है? त्रिपुरी। जो कलचुरी वंश है इसकी राजधानी त्रिपुरी है। पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्यों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो अशोक के द्वितीय शिलालेख में है। मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्यरत था? मौर्य काल में जो है सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्यरत था? तो ग्राम सभा कार्यरत था। मौर्य काल में जो है सबसे छोटे स्तर पर जो है ग्राम सभा न्यायालय कार्यरत था। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय के प्रचलन को वर्णित करता है? तो कौन करता है? फाहियान करता है। फाहियान किसके दरबार में आता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है। हुएनसांग किसके दरबार में आता है? तो हर्षवर्धन के दरबार में आता है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? हड़प्पा से मिलता है। कहाँ से मिलता है? हड़प्पा से मिलता है। हड़प्पा से और किन किन वस्तु का साक्ष मिलता है? तो अन्न भंडार, शंख का बैल, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र आदि जो है हड़प्पा से मिलता है। वैशाली को मगध की राजधानी निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो किसके द्वारा बनाया गया था? शिशुनाग के द्वारा बनाया गया था।
निम्नलिखित में से किस विद्वान ने आर्यों का मूल निवास स्थान के रूप में तिब्बत को बताया? तो किसके द्वारा बताया गया? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है पिछले प्रैक्टिस सेट से, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने आर्यों का मूल निवास स्थान जो है तिब्बत को बताया था? तो किसके द्वारा बताया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा बताया गया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा बताया गया था। प्राचीन भारत के किस विद्वान ने जो है सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है? तो प्रथम बार किसके द्वारा बताया गया था? आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था। आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था। आर्यभट्ट का संबंध जो है बिहार राज्य से है इनका संबंध। नेक्स्ट है गुप्तोत्तर या पूर्व मध्यकाल में हिरण का क्या था? मतलब जो हिरण है इसका अर्थ क्या है? गुप्तोत्तर या पूर्व मध्यकाल में जो है हिरण का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है नगद के रूप में वसूल किया जाने वाला कर। क्या होता है? नगद के रूप में वसूल किया जाने वाला कर। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोग सोच लीजिए। किसी भी देश की जो है आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है प्रति व्यक्ति उत्पाद में वृद्धि के द्वारा। प्रति व्यक्ति उत्पाद में वृद्धि के द्वारा। बिहार में 7 निश्चय, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 7 निश्चय फर्स्ट से क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी में। अब बचा है 7 निश्चय 2, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बिहार में 7 निश्चय योजना के द्वितीय चरण को जो है किस अवधि के लिए लागू किया गया? मतलब किस समय के लिए लागू किया गया है या किस अवधि के लिए लागू किया गया है? तो इसे लागू किया गया है 2020 से 25 के लिए। 2020 से 25 के लिए। अब पार्ट टू में जो है 7 कार्यक्रम कौन कौन है? तो इसमें पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ध्यान से सुनिएगा, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला। तीसरा है हर खेत तक पानी, हर खेत तक पानी। चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। पाँचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर। छठा है सुलभ संपर्कता। और 7वां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। इसे आप लोग एक बार पीछे करके दोबारा सुन सकते हैं। निम्नलिखित राज्यों पर आपको विचार करना है, विचार कर लीजिए। भारत में गेहूं उत्पादक राज्यों के रूप में उपरोक्त के सभी अवरोही क्रम में आपको चुनना है, मतलब घटते क्रम में चुनना है। सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। तो इस क्रम में देखिए कौन सा है? 3, 4 उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया ये एक प्रसिद्ध इंजीनियर थे। भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन है? भारत में जो है औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में जो है सर्वोच्च संस्था कौन है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है। नेक्स्ट है ओकुन का नियम संबंधित है। ओकुन का नियम किससे संबंधित है? तो बेरोजगारी से संबंधित है। बेरोजगारी से संबंधित है। अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो बेरोजगारी भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर जीडीपी भी बढ़ रहा है ओकुन के नियम के अनुसार तो बेरोजगारी भी आपकी बढ़ेगा। इनमें से कौन जो है 15वें वित्त आयोग के सचिव है? ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष नहीं बोला जा रहा है, सचिव बोला जा रहा है। इनमें से कौन जो है 15वें वित्त आयोग के सचिव हैं? तो अरविंद मेहता हैं। अरविंद मेहता हैं। अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह है। अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह है। सचिव कौन है? अरविंद मेहता हैं। भारत में सर्वप्रथम जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अवधारणा को किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया है? तो किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया है? लक्ष्मीकांत झा समिति के सिफारिश पर लागू किया गया है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत में जो है एमएसपी कितने फसलों पर दिया जाता है। आप सभी लोग गूगल करके बता सकते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ?
तो 2005 में पारित होता है। कब पारित होता है? 2005 में पारित होता है। लागू कब होता है? तो 2 फरवरी 2006 को लागू होता है। 2 फरवरी 2006 को लागू हो जाता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सम्मिलित कर लीजिए। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से है। दातेवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान से है। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाले से है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3-1-2। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2022-23 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो 25,885 करोड़ रुपये आपके अनुमानित है। 3.47% आपके अनुमानित है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अस्थिर कीमत पर बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज घरेलू उत्पाद कितना है? अस्थिर कीमत पर 2021-22 में तो 34,314 रुपया है। और वर्तमान कीमत पर, चालू कीमत पर 50,555 रुपया है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार का राजस्व व्यय, बिहार का जो है राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? तो 80.76% है। इसमें आपको याद रखना है कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय होता है। तो आपसे पूछा गया है राजस्व व्यय कितना प्रतिशत है? तो 80.76% है। और पूंजीगत व्यय कितना है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में किसे चुना गया है? तो गया को चुना गया है बिहार का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है गरीब है? तो बिहार के जो है 51.91% जो जनसंख्या है वो गरीब है। 51.91 जो प्रतिशत जनसंख्या है बिहार की क्या है? गरीब है। उसके बाद मैथ का सवाल है, इसका आंसर देख लीजिए। 86 का बी, 87 का बी, 88 का ए, 89 का बी, 90 का ए, 91 का सी, 92 का डी, 93 ए, 94 डी, 95 का ई, 95 का ई। 37 वर्ष, ठीक है, 37 वर्ष। चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? तो बल का कौन सा प्रभाव होता है? स्थान का परिवर्तन होता है। क्या होता है? स्थान का परिवर्तन होता है। इसे दोबारा देखिएगा। चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच जो है चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? तो स्थान का परिवर्तन होता है। विद्युत इंसुलेटर का गुण क्या है? जो विद्युत इंसुलेटर है इसका गुण क्या है? बिजली का संचालन ना करना इसका गुण है। बिजली का संचालन ना करना इसका गुण है। निम्न में से सबसे छोटी इकाई क्या है? इनमें से जो है सबसे छोटी इकाई क्या है? तो फर्मी जो है सबसे छोटी इकाई है, 10⁻⁻15 मीटर है। जो एंगस्ट्रॉम है ये कितना है? तो एंगस्ट्रॉम है 10⁻10 मीटर है। मिलीमीटर कितना है? तो 10⁻³ मीटर है। बक्रीय गति का एक उदाहरण है। बक्रीय गति का एक उदाहरण क्या है? भाला फेंकना एक उदाहरण है। 45 डिग्री पर अगर भाला फेंका जाएगा तो ज़्यादा दूर तक फेंका जाएगा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? तो विकिरण के द्वारा पहुंचती है। सूर्य की ऊष्मा जो है पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? तो विकिरण के द्वारा पहुंचती है। न्यूनतम फ़ारेनहाइट तापमान है तो कितना है?
-459.4 फ़ारेनहाइट, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सेल्सियस में कितना है, आपसे पूछा जाएगा सेल्सियस में कितना है, तो -273 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के प्रकाश के घटक क्या है, तो सूर्य के प्रकाश के घटक क्या है, इसमें देखिए सफ़ेद होगा, सफ़ेद नहीं होगा, इसमें काट दीजिए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैगनी, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और इंडिगो, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति और समय अवधि संबंधित है, तो इसका संबंध है V × T = 1, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि आवृत्ति हाथियों द्वारा उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि आवृत्ति जो है हाथियों के द्वारा उत्पन्न होती है, तो इंफ्रासोनिक। ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है, क्योंकि शरीर के अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसी कारण। नेक्स्ट है नेडुलेटेड जड़ें होती है, तो किसकी होती है, मटर की होती है। किसकी होती है, मटर की होती है। नेडुलेटेड जड़ें जो है मटर के पौधे में पाई जाती है, क्योंकि वह जो है राइजोबियम नामक नाइट्रोफिक्सिंग जीवाणु के साथ आपके मिलकर पाई जाती है। फिर से बोलते हैं, नेडुलेटेड जड़ें जो है मटर के पौधे में पाई जाती है, क्योंकि जो राइजोबियम नामक नाइट्रोफिक्सिंग जीवाणु के साथ मिलकर पाई जाती है, इसीलिए। तिलचट्टे के पास है 2 जोड़ी पैर और 3 जोड़ी पंख। क्या है, 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख। तो जो आपके तिलचट्टा है उसमें 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी आपके पंख पाया जाता है। 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी आपके पंख पाया जाता है, किसमें, तिलचट्टा में। एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेज़ी से पीछा कर रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से हड्डियों का कौन सा समूह जो है इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देगा, तो कौन सा आपके जो हड्डी का समूह है प्रत्यक्ष रूप से आपके योगदान देगा, तो टिबिया, टार्सल, फीमर और मेटाटार्सल देगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है अजैविक कारक है, तो चट्टान है, पृथ्वी है, हवा है, तो एक से अधिक ऑप्शन ठीक हो जाएगा। पौधा क्या है, जैविक है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है, तो केंद्रक है। कौन है, केंद्रक है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका नहीं है, इसमें से कौन सा जो आपकी कोशिका नहीं है, आरबीसी, जीवाणु, शुक्राणु कोशिका है, जबकि विषाणु जो है कोशिका नहीं है। विषाणु जो है कोशिका नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एडवर्ड जेनर ने विकास किया, तो किसका विकास किया, चेचक के टीका का विकास किया। एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीका का विकास किया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के हृदय में कितना कोष्ठक होता है, तो 4 कोष्ठक होता है, 4 कक्ष होता है, 2 आलिंद होता है, 2 निलय होता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। मछली में 2 कक्ष होता है, सरीसृप में आपके 3 कक्ष होता है, सरीसृप में 3 कक्ष होता है। जो स्तनपायी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन सभी में कुछ अपवाद छोड़ के 4 कक्ष होता है, 4 कोष्ठक होता है, ठीक है, 4 कक्ष होता है। हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो हार्मोन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है ये किया गया था बायलर और अस्टालिंग के द्वारा, वायलर और अस्टालिंग के द्वारा किया गया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी जीव की आनुवांशिक रचना कहलाती है, तो क्या कहलाती है, जीनोटाइप कहलाती है। किसी जीव की आनुवांशिक रचना कहलाती है, तो जीनोटाइप कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है खाद्य श्रृंखला से गुजरते समय गैर अपघटनीय प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि, इसका अर्थ होता है। दोबारा देखिएगा, बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो खाद्य श्रृंखला से गुजरते समय गैर अपघटनीय प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि होता है। रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है, तो एंथ्रोसाइट्स के द्वारा,
रेड ब्लड सेल के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि तांबा को हवा में खुला रखा जाता है, यदि जो है तांबा को हवा में खुला रखा जाता है तो यह धीरे धीरे जो है अपनी चमकदार भूरी सतह को खो देता है और एक हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है, जिसका कारण क्या है? तो इसमें आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जो है ये अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है क्षार का गुण नहीं है? इसमें से कौन जो है क्षार का गुण नहीं है? तो देखिए, वो पानी में नहीं घुलते हैं, तो जो क्षार होता है पानी में घुल जाता है, तो पहला गलत हो गया। वह छूने में साबुन की तरह होते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। वो कड़वे होते हैं, ये भी ठीक है। वे संक्षारक होते हैं, ये भी ठीक है। तो गलत कौन हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। वाशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? जो वाशिंग सोडा है इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है अम्लीय प्रकृति का है? इसमें से कौन सा जो समूह है आपके अम्लीय प्रकृति का है? तो जो अंगूर है क्या है? टार्टरिक एसिड है। अंगूर जो है टार्टरिक एसिड है। उसके बाद आसुत जल, ये क्या है? उदासीन है। साबुन का घोल और चींटी का डंक, जो साबुन का घोल है ये क्षारीय प्रकृति का है। उसके बाद है चींटी का डंक, ये क्या है? फॉर्मिक एसिड है। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया और दूध, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया क्या है? क्षारीय प्रकृति का है। चींटी का डंक के बारे में देख चुके हैं, फॉर्मिक एसिड है। सिरका के बारे में याद रखना है कि एसिटिक एसिड है। तो क्या पूछा गया था? अम्लीय प्रकृति कौन है? तो चींटी का डंक और सिरका जो है अम्लीय प्रकृति का है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में मौजूद है, उपलब्ध है? निम्नलिखित में से कौन सी जो धातु है प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में उपलब्ध है? तो कौन उपलब्ध है? AU सोना और AG चांदी। ठीक है, तो 2 और 4 किस में है? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कैल्शियम और जो जिंक है ये मुक्त अवस्था में उपलब्ध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है एक अधातु है? इसमें से कौन आपका एक अधातु है? तो इसमें आपको याद रखना है कि जो ब्रोमीन है एक तरल अधातु है। क्या है? एक तरल अधातु है। जबकि जस्ता, सोडियम, लोहा क्या है? एक धातु है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो जो कार्बन है उसका परमाणु संख्या 6 होता है। परमाणु संख्या, ध्यान रखिएगा, परमाणु क्रमांक पूछा गया है, परमाणु नंबर पूछा गया है। अगर आपसे पूछेगा कि परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास कितना होता है, तो एटॉमिक मास जो होता है 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। ऊन देने वाले जंतुओं का समूह क्या है? ऊन देने वाले जंतु का समूह क्या है? भेड़, बकरी, ऊँट और याक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा। एक ही समय में किसी पौधे में फूल, किसी में फल, कुछ में पतझड़ किस वन की विशेषता है, जबकि वहाँ ऋतु परिवर्तन भी नहीं होती है? तो ये तो बहुत बड़ा हिंट दे दिया गया कि वहाँ पर ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। तो ऋतु परिवर्तन कहाँ पर नहीं होता है? 0 डिग्री पर जो है ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विक्टोरिया झील, ये कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा करती है? तो जो विक्टोरिया झील है इसकी सीमा तंजानिया, युगांडा और केनिया से लगता है। जबकि रवांडा से जो है विक्टोरिया झील की सीमा नहीं लगता है। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि जो विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलती है। साथ में ये भी याद रखिएगा कि जो विषुवत रेखा है विक्टोरिया झील से गुजरती है। विषुवत रेखा 0 डिग्री जो है, जो 0 डिग्री है विषुवत रेखा वो विक्टोरिया झील से गुजरती है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि मीठे पानी का जो है दुनिया का सेकेंड बड़ा झील है। पहला कौन है मीठे पानी में? तो पहला है विक्टोरिया सेकेंड हो गया। पहला आपके है सुपुरियल झील। पहला कौन हो गया? सुपुरियल झील हो गया। ये कहाँ पर स्थित है? तो यूएसए और कनाडा में स्थित है। अगर बोला जाएगा कि ऑल ओवर जो है विक्टोरिया झील किस नंबर का बड़ा है क्षेत्रफल में, तो सबसे बड़ा आपके क्षेत्रफल में हो जाएगा कैरिबियन सागर। सेकेंड में आ जाएगा आपकी कौन? सुपुरियल झील।
और तीसरा में आएगा विक्टोरिया झील क्षेत्रफल के हिसाब से, और मीठे पानी वाला में आ जाएगा दूसरा नंबर पर विक्टोरिया झील, पहला कौन आ जाएगा, सुपरयल झील आ जाएगा। मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती है, तो क्षोभ मंडल में होती है। कौन से मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में होती है। शिवालिक के पर्वत पाद में नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ एवं पत्थर से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है, तो इसे क्या बोला जाता है, तो इसे भाबर बोला जाता है। आपको याद रखना है कि जो भाबर क्षेत्र होता है यहाँ पर नदियाँ क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है, क्योंकि जो ये कंकड़ और जो पत्थर है इसके नीचे से पानी चला जाता है। ठीक है, जो कंकड़ पत्थर इसके नीचे से पानी चला जाता है, तो वहाँ पर जो है पानी आपको नहीं दिखता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा कम से कम 2 देशों की सीमा से स्पर्श नहीं करती है, तो असम का तो करता है। असम का सीमा किससे किससे लगता है, ये आपके असम है, इसकी सीमा एक साइड आपके बांग्लादेश और एक साइड आपके भूटान से लगता है। उसके बाद है सिक्किम है, सिक्किम की सीमा भूटान, तिब्बत और नेपाल के साथ में लगता है। तिब्बत पर अब चाइना का अधिकार हो गया है। उसके बाद है पश्चिम बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है इसकी सीमा किससे किससे लगता है, तो जो पश्चिम बंगाल है इसकी सीमा जो है भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से लगता है, उसके बाद है मिज़ोरम, मिज़ोरम की जो सीमा है इसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगता है। तो जो इसमें ऑप्शन दिया गया है सभी राज्यों की सीमा जो है 2 देश से या 2 से अधिक देशों से लगती है, तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आप लोग मैप में देख लीजिएगा, ठीक है, जिनको मैप के बारे में जानकारी नहीं है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा गुजरती है। दक्षिण अमेरिका, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो इसमें आपको याद रखिए जो मकर रेखा है ब्राज़ील से होकर गुजरती है, पराग्वे से होकर गुजरती है, चिली से होकर गुजरती है और एक अर्जेंटीना देश है, ठीक है, अर्जेंटीना से भी होकर गुजरती है, जबकि बोलिविया से होकर नहीं गुजरती है, इसे नोट कीजिएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके इसमें सही है, तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या को होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन को आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पुराने वाले जो सेट था उसमें ये क्वेश्चन को आपको हम डिटेल से बताए थे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ना, वो बार बार देख रहे हैं कि हर सेट में जो है रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, पता नहीं ज्योग्राफी क्वेश्चन इनको मिला नहीं मिला। एक साइड दिया गया है ज्वालामुखी और एक साइड आपके देश है। मेरापी कहाँ पर स्थित है, तो इंडोनेशिया में। माउंट एटना इटली में है। कोलिमा कहाँ पर है, मैक्सिको में है। उसके बाद है सबनकाया, जो सबनकाया ये कहाँ पर है, पेरू में है। इसे आप लोग मैच कर लीजिएगा। निम्नलिखित प्रायद्वीप और उनकी भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन आपके सम्मिलित नहीं है, तो देखिए कौन सम्मिलित नहीं है। आइबेरियन प्रायद्वीप बिस्केक की खाड़ी में, कोला प्रायद्वीप श्वेत सागर में, कामचटका प्रायद्वीप ओखोटस्क सागर में, बाल्कन प्रायद्वीप काला सागर में। तो सारे के सारे आपके सम्मिलित हैं, तो कोई भी आपके गलत नहीं है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही नहीं, इसमें से कौन सा कथन आपके सही नहीं है, तो देख लीजिए। अबरक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, तो ठीक बात है। धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ठीक है, जो धारवाड़ खनिज है वो तेल के लिए प्रसिद्ध नहीं है। उसके बाद है गोंडवाना संस्तरों में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। भारत महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है, ठीक है। जो धारवाड़ है यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर जो है लोहा अयस्क है, मैग्नीज है, सीसा है, जस्ता है, सोना है, चांदी है, डोलोमाइट है, अबरक है, तांबा है, टंगस्टन, निकेल इत्यादि पाया जाता है धारवाड़ क्रम के चट्टानों में, ठीक है। पेट्रोलियम पाया नहीं जाता है। नेक्स्ट है राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं, तो कौन शामिल होते हैं, इसमें माध्यमिक शिक्षक शामिल होते हैं, माध्यमिक शिक्षक आपके शामिल होते हैं। इसमें आपको याद रखना है कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो नोट कीजिएगा।
विधानसभा के सदस्य, स्थानीय निकाय के मेंबर, जो स्नातक जो आपके ग्रेजुएट हो चुके हैं उनकी 3 साल हो गया है वो भी आपके वोट दे सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक भी आप इसमें वोट देते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। ये क्वेश्चन पूछा आपसे जा सकता है क्योंकि टोटल आपके 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो पूछा जा सकता है। बिहार के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? बिहार के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो वासुदेवा साहनी थे। वासुदेवा साहनी थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहता है? तो 1971 से 1978 तक इनका कार्यकाल रहता है। किसका? वासुदेवा साहनी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। उसके बाद है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये आपके है 338 का। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338 खा। उसके बाद है राजभाषा आयोग, ये आपके है अनुच्छेद 344। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में जो है 12 व्यक्तियों का मनोनयन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? इसमें से देखिए कौन सा युग्म आपके सही है। यहाँ पर लिखिए सरला, ठीक है। 79 अनुच्छेद में संसद है, 80 में आपके राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है। तो राज्यसभा की संरचना 80, लोकसभा 81, भारत का महान आबादी अनुच्छेद 76, भारत का राष्ट्रपति पद अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 52 होगा। इसमें पूछा क्या गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म आपके सही है? तो 3 कथन आपके ठीक है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। इस ऑप्शन को भी जो है ना, ये जो बुक है जो आपको पढ़ा रहे हैं, इस बुक के द्वारा जो है आंसर थोड़ा गलत दे दिया गया है, ठीक है। तो अगर जो भी पढ़ाते हैं तो एक बार प्लीज़ आप लोग भी जो है ना सेट को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ही पढ़ाइएगा। उससे क्या होता है कि बच्चों को गलत जानकारी चला जाता है। कभी कभी हमसे भी हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वीडियो 2 दिन में काहे ना लोड हो। लेकिन लगभग जो फैक्ट है 99 फैक्ट को जो है हम ठीक कर लें, ठीक है। एक आप % मान लीजिए इधर उधर हो सकता है, तो कोई बड़ी इशू नहीं है, आप लोग ठीक कर लीजिएगा, आप लोग इतना समझदार हैं। नेक्स्ट है प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? तो 6 महीने के लिए। किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 352 में जो है आपातकाल का वर्णन किया गया है। भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। किसके द्वारा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारतीय संसद की जो सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति है, 30 मेंबर होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 मेंबर, 15 और 7, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। लोक उपक्रम समिति में 22 मेंबर, याचिका समिति में 15 मेंबर होते हैं। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। और आपको याद रखना है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है जैसे कि दिल्ली, वहाँ पर कितना % मंत्री बनेंगे? तो 10% लोग आपके मंत्री बनते हैं। अगर विधानसभा में 70 लोग हैं तो 10% कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री लेके 7 आपके दिल्ली में मंत्री बन सकते हैं, जबकि राज्यों में जो है मुख्यमंत्री लेके 12 आपके न्यूनतम मंत्री बन सकते हैं। इससे ज़्यादा बन ही सकते हैं, लेकिन न्यूनतम कितना है? 12 है मुख्यमंत्री लेके। जो आपके केंद्र और राज्य है, यहाँ पर विधानसभा और लोकसभा के 15% लोग जो है मंत्री बनते हैं। राज्य वित्त आयोग एक है। राज्य वित्त आयोग एक क्या है? तो संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। बाद में 4 अनुसूची को संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया, तो अब हो गया 12, लेकिन मूल में कितना था? 8 था। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? इसमें से कौन सी जो समिति है चुनाव सुधार से संबंधित है?
तो दिनेश गोस्वामी समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित है। उसके बाद है GBK राव समिति, इनके बारे में याद रखिएगा। इस समिति के ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिए इसका गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति पंचायती राज का प्रशासनिक ढांचा तय करने के लिए। LM सिंघवी समिति पंचायत राज का पूर्ण सशक्तिकरण करने के लिए इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो संसदीय अधिनियम के द्वारा किया जाता है। संसदीय अधिनियम के द्वारा किया जाता है। अच्छा सवाल है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो संसदीय अधिनियम के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर जो रिटायरमेंट उम्र कितना है? तो 65 है, जबकि जो हाई कोर्ट है यहाँ पर 62 है। ये दोनों की बराबर करने की बात चल रही है। निम्न में से कौन जो है सुशासन की विशेषता नहीं है? जवाबदेही है, पारदर्शिता है, कानून का नियम है, लाल फीताशाही नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 150 प्रश्न में से आप सभी लोग कितने प्रश्न सही किए उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए अभी एग्ज़ाम का डेट आ गया है, तो कोशिश कीजिए आप लोग जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कीजिए। और जो भी आपके सब्जेक्ट जहाँ पर वीक है, जैसे कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री ले लीजिए, करंट ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, बिहार स्पेशल, ये आपके 4-5 सेक्टर अगर आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो आपका BPSC में बेड़ा पार है। ठीक है, थैंक यू।